नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में लाखों करोड़ की जमीन वक्फ बोर्ड के अधीन आती है? और क्या यही वजह है कि सरकार इसमें बड़े बदलाव करने जा रही है? ये बदलाव सिर्फ कानूनों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये बदलाव आखिर क्यों? ये सिर्फ एक कानूनी संशोधन है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी है? और वक्फ आखिर में होता क्या है, इसका इतिहास क्या है, भारत में इतना ताकतवर ये कैसे बना? आज के वीडियो में हम इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे। मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध आईएएस का स्पेशल शो व्हाट्स द मैटर, जहां हम बड़े मुद्दों को गहराई से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर वक्फ बोर्ड को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? वजह है संसद की संयुक्त समिति द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में किए गए 14 बड़े बदलाव। यानी समिति ने 14 सुझाव दिए हैं कि इस वक्फ बोर्ड अधिनियम में ये सुधार होने चाहिए, और जिनमें से कुछ को ऐतिहासिक माना जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये बदलाव सही दिशा में है या फिर इनका विरोध जो हो रहा है वो जायज है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। संयुक्त संसदीय समिति ने सोमवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में 14 बड़े संशोधनों को मंजूरी दे दी है। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बताया है कि 6 महीने की गहन चर्चा के बाद हमने सभी सदस्यों से संशोधन के सुझाव मांगे थे। कुल 44 संशोधनों पर विचार हुआ, लेकिन बहुमत के आधार पर केवल 14 संशोधनों को स्वीकार किया गया। यह समिति की अंतिम बैठक थी। इसमें दिलचस्प बात पता क्या है? दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष द्वारा सुझाए गए किसी भी संशोधन को इसमें स्वीकार नहीं किया गया। उनके पक्ष में 10 वोट थे, जबकि 16 वोट उनके विरोध में पड़े। जगदम्बिका पाल ने कहा कि पारित संशोधनों के परिणाम स्वरूप एक बेहतर विधेयक बनेगा और इससे गरीबों तथा पसमानदा मुसलमानों के लाभ के लिए कानून लाने का जो सरकार का उद्देश्य है वो भी पूरा होगा। यहाँ गौर करने वाली बात है कि इस समिति को अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए बनाया गया था। इस समिति में दोनों सदनों के 31 सदस्य हैं, जिनमें से 16 एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से हैं, जिनमें से 12 सदस्य भाजपा के हैं। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों को पुनर्परिभाषित करना, वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण को मजबूत बनाना और अतिक्रमण हटाने के लिए वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है। अब सवाल यह है कि इन बदलावों से क्या वाकई सुधार होगा या फिर एक नया विवाद खड़ा होगा? तो चलिए जानते हैं कि मौजूदा वक्फ बोर्ड कानून में क्या प्रावधान है और समिति ने कौन से बड़े बदलाव सुझाए हैं। तो पहला बड़ा बदलाव यह है कि वक्फ संपत्ति पर दावे को चुनौती देने का जो अधिकार है उसे बढ़ाया गया है। तो मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि वर्तमान में यदि वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर अपना दावा करता है तो उस संपत्ति के मालिक को केवल वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील करने का अधिकार होता है। तो समिति के सुझाव के अनुसार अब वह व्यक्ति ट्रिब्यूनल के अलावा राजस्व कोर्ट, सिविल कोर्ट और या हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। अभी तक ट्रिब्यूनल का जो निर्णय था वक्फ ट्रिब्यूनल का, उसे अंतिम माना जाता था, यानी उसके खिलाफ कोई अपील संभव नहीं है। लेकिन संशोधन के बाद ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। तीसरा बड़ा बदलाव यह है कि मौजूदा वक्फ कानून के अनुसार यदि किसी जमीन पर मस्जिद बनी हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्यों के लिए हो रहा हो तो वह स्वचालित रूप से यानी ऑटोमेटिकली वक्फ की संपत्ति मानी जाती है। लेकिन संशोधनों के अनुसार जब तक कोई जमीन वक्फ को दान में नहीं दी जाती तब तक उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा, भले ही उस संपत्ति पर मस्जिद क्यों ना बनी हो। सबसे अहम बदलाव जिस पर सबसे ज्यादा आपत्ति सामने आ रही है वो ये है कि अब तक वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्मों के लोग सदस्य नहीं बन सकते थे, लेकिन अगर समिति के सुझाव लागू होते हैं तो वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्मों के 2 सदस्यों को भी जगह दी जाएगी। इसके अलावा अब किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने का फैसला जिला कलेक्टर के बजाय राज्य सरकार के जरिए नामित अधिकारी करेगा। साथ ही यह भी तय किया गया है कि यह कानून पहले से पंजीकृत संपत्तियों पर पिछली तारीख से लागू नहीं होगा। हालांकि इस पर जेपीसी सदस्य इमरान मसूद ने चिंता जताई कि देश में लगभग 90% जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो अभी तक पंजीकृत नहीं है। ऐसे में यह कानून लागू होते ही वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद और बढ़ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर वक्फ बोर्ड में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? तो दरअसल वक्फ बोर्ड और उसकी संपत्तियों को लेकर हाल के वर्षों में कई विवाद सामने आए हैं। इसमें वक्फ बोर्ड द्वारा भूमि पर अधिकार जताने से जुड़े मुद्दे प्रमुख हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में
थिरुचेंदुरई गांव और चोल काल के मंदिर पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा जता दिया। इसने एक नई बहस छेड़ी। इसी तरह संसद भवन, नई दिल्ली एयरपोर्ट और अन्य ऐतिहासिक धरोहरों पर वक्फ बोर्ड के दावे भी चर्चा में रहे। इन घटनाओं ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या वक्फ बोर्ड को इतनी शक्ति मिलनी चाहिए और क्या इसके कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की जरूरत है। इतना समझने के बाद आइए समझते हैं कि इसका इतिहास क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के समय में शुरू हुई थी और इस पर ब्रिटिश हुकूमत ने सवाल तक उठाए थे। ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल ने इसे सबसे खतरनाक संपत्ति व्यवस्था बताया था। फिर भी आज वक्फ बोर्ड के पास लाखों करोड़ की संपत्ति है। आखिर इसकी जड़ें कहां से आई और यह इतना ताकतवर कैसे बन गया, चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ रोकना या बंधक करना है। इसकी शुरुआत सदका-ए जारिया से मानी जाती है। सदका-ए जारिया का अर्थ स्वैच्छिक दान से है। यह एक ऐसा भलाई का काम होता है जिससे लोगों को हमेशा लाभ या फायदा पहुंचे, जैसे मस्जिद, कुआं या मदरसा इत्यादि बनवाना। वक्फ को आमतौर पर इस्लामिक परंपराओं के एक धार्मिक, सामाजिक और सामुदायिक दान के रूप में देखा जाता है। वक्फ वह संपत्ति होती है जिसे किसी सार्वजनिक भलाई के लिए रोक या बंधित कर दिया जाता है, जैसे मस्जिद, स्कूल, अस्पताल या सड़कें। यह प्रक्रिया इस्लाम के सिद्धांतों से जुड़ी हुई है और इसका मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब और जरूरतमंद जो वर्ग हैं उनकी सहायता करना है। बात करें कि वक्फ की शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत इस्लामिक खिलाफत के दौर में हुई थी, खासकर 8वीं और 9वीं शताब्दी में। इसका उदाहरण सबसे पहले खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब से मिलता है। उन्होंने अपनी कुछ संपत्तियों को इस्लामी धर्मांध कार्यों के लिए समर्पित किया था। उन्होंने मस्जिदों, स्कूलों और अस्पताल के लिए संपत्ति का वक्फ किया था। इस्लामिक दुनिया में वक्फ का संस्थान धीरे धीरे विकसित हुआ। मिस्र, तुर्की, ईरान और अन्य इस्लामी देशों में वक्फ की संस्थाएं स्थापित की गईं, जो समाज के विभिन्न हिस्सों को फायदा पहुंचाती थी। इन संस्थाओं ने धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए धन जुटाया, जैसे अस्पतालों का संचालन, शिक्षा और गरीबों की मदद आदि। इस प्रकार वक्फ संपत्तियां जो हैं वो स्कूलों, कॉलेज, अस्पताल, मस्जिदों, मदरसों और अन्य सामाजिक संस्थाओं में बदल सकती हैं। वहीं अगर भारत में वक्फ की अवधारणा की बात करें तो ये दिल्ली सल्तनत के समय में शुरू हुई थी। इस्लामिक शासकों के शासनकाल में धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का दान किया गया, जिसे वक्फ के रूप में स्थापित किया गया। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत और उस बाद में इस्लामिक शासकों का शासन भारत में फला फूला, वैसे वैसे वक्फ की संपत्तियों में बढ़ोतरी होती गई। हालांकि ब्रिटिश शासन में वक्फ को खत्म करने की बात भी कई बार उठी थी, लेकिन माना जाता है कि ब्रिटिश शासन ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति के चलते इसे कभी खत्म ही नहीं किया। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल ने वक्फ मामले पर सुनवाई करते हुए इसे अवैध करार दिया था। उसने कहा था कि यह सबसे खराब और हानिकारक प्रकार की शाश्वतता है। लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश शासन के दौरान 1913 में मुस्लिम वक्फ लीगलाइजेशन एक्ट बनाया गया। आगे आजादी के बाद वक्फ एक्ट पारित हुआ, जिससे वक्फों का केंद्रीकरण हो गया। इसी के तहत 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया, जो देश के सभी राज्यों में स्थापित स्टेट वक्फ बोर्डों के कार्यों की देखरेख करता है। इसके बाद वर्ष 1995 में जो वक्फ एक्ट है उसमें संशोधन किया गया, जिससे वक्फ बोर्डों को और भी अधिकार प्राप्त हुए। वक्फ एक्ट 1995 वक्फ बोर्ड को संपत्ति के प्रबंधन और संरक्षण की जिम्मेदारी देता है। 2013 में वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव करके वक्फ बोर्ड को भूमि अधिग्रहण के असीमित अधिकार दे दिए गए। इसके बाद से वक्फ बोर्ड की संपत्ति में लगातार इजाफा होता गया। अब तक हमने वक्फ बोर्ड से जुड़े इतिहास, कानून और विवाद को समझा, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि केंद्रीय वक्फ परिषद आखिर में है क्या और यह कैसे काम करती है। तो केंद्रीय वक्फ परिषद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना 1964 में वक्फ अधिनियम 1954 के तहत हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली की निगरानी करना और वक्फ प्रशासन से जुड़े मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना। वर्तमान में वक्फ संशोधन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत परिषद की भूमिका में विस्तार हुआ है। यह परिषद राज्य सरकारों और वक्फ बोर्डों को वित्तीय सर्वेक्षण, राजस्व रिकॉर्ड, वक्फ संपत्तियों का अतिक्रमण, वार्षिक रिपोर्ट आदि के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश देती है।
परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री होते हैं। वर्तमान में श्री किरेन रिजिजू इसके पदेन अध्यक्ष हैं। परिषद का कार्यालय नई दिल्ली में है। अब बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड के कार्य कौन से हैं। तो वक्फ संपत्तियों की ई निगरानी करना और संरक्षण, राज्य वक्फ बोर्डों को उनके प्रदर्शन में सुधार के लिए मार्गदर्शन देना, वक्फ संपत्तियों के पुनः प्राप्ति और अतिक्रमण रोकने के लिए कानूनी सहायता प्रदान करना, महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास योजना को लागू करना, राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के डिजिटलीकरण की योजना पर काम करना। अब सवाल यही आता है कि वक्फ बोर्ड के संबंध में कौन से विवाद और चिंताएं हैं। हालांकि मोटा मोटा आप समझ ही गए होंगे, फिर भी बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में वक्फ बोर्ड का कार्य बहुत व्यापक हो गया, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। यह केवल वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है, बल्कि उनके संरक्षण और विकास के लिए योजनाएं भी बनाता है। लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर कई विवाद और चिंताएं भी जताई जाती रही हैं। वक्फ बोर्ड से जुड़े प्रमुख विवादों में संपत्ति अतिक्रमण, पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार शामिल हैं। कई बार वक्फ संपत्तियां गलत तरीके से उपयोग की जाती हैं, जैसे उन्हें बेचना या उनका निजी काम में इस्तेमाल करना। वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग और वक्फ ट्रिब्यूनल में मामले की बढ़ती संख्या है, वो भी एक चिंता का विषय है। बहुत सी वक्फ संपत्तियां अनजानी हैं और उनका सही मूल्यांकन नहीं किया गया है। हालांकि वक्फ बोर्ड के समर्थक यह तर्क देते हैं कि यह संस्था समाज के कमजोर वर्गों की भलाई और सामुदायिक विकास के लिए कार्य करती है। वक्फ संपत्तियों का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है, जिससे समाज के जरूरतमंद वर्गों को सीधा लाभ मिलता है। और अगर इस पर सरकार के दृष्टिकोण की बात करें तो सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता की कमी है। भ्रष्टाचार और संपत्ति के दुरुपयोग को देखते हुए इसमें सुधार अनिवार्य हो गया है। इसके लिए सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन कर रही है ताकि पारदर्शिता बढ़े, विवाद कम हो और जो संपत्तियों का दुरुपयोग है वो उसका दुरुपयोग की जगह सदुपयोग हो, और डिजिटलीकरण और कानूनी सुधार हो और सभी वर्गों का इसमें समुचित प्रतिनिधित्व हो। और वहीं अगर बात करें कि हम इस मामले में आगे की राह के तौर पर क्या कह सकते हैं, तो अगर सही दिशा में काम किया जाए तो वक्फ बोर्ड को पारदर्शिता और प्रभावशालीता के साथ एक मजबूत संस्था में बदला जा सकता है। यह समाज की भलाई में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीब तबके के उत्थान में अहम भूमिका निभा सकता है। यह सच है कि वक्फ बोर्ड में सुधार जरूरी है, लेकिन यह कैसे किया जाए, यही असली सवाल है। क्या यह नए संशोधन सही दिशा में है या फिर इनमें और सुधार की गुंजाइश है, इस पर अभी बहस जारी है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड में बदलाव सही दिशा में है या यह एक महज राजनीतिक मुद्दा बन गया है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अहम मुद्दे को समझ सकें। और प्रबुद्ध आईएएस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहें ऐसी ही शानदार जानकारी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।